नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फोक ब्रेन के प्रमुख कार्यक्रम कल्चर मैटर्स में। आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं प्रख्यात विद्वान, कला पारखी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कार्यकारी ट्रस्टी प्रोफेसर भरत गुप्ता जी। इस कार्यक्रम के चर्चा का मुख्य विषय है परंपरा, परफॉर्मिंग ट्रेडिशन इन इंडिया टुडे। तो आइए आपको ले चलते हैं डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी के पास, जो हमारे मेहमान का संक्षिप्त परिचय के साथ कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। प्लीज सर, हमारे मेहमान का संक्षिप्त परिचय के साथ उनके बारे में बताइए। फोक ब्रेन के इस कार्यक्रम कल्चर मैटर्स में आप सभी का स्वागत। और आज बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे समक्ष प्रोफेसर भरत गुप्त है। प्रोफेसर भरत वैसे तो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन भारतीय परंपरा और भारतीय सिद्धांतों के बहुत बड़े पारखी हैं। नाट्य विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, खुद भी नाटककार हैं और वैदिक वांग्मय को, लोक गायन को, शास्त्रीय गायन के जितने भी पक्ष हैं उनको समझते हैं। भारतीय नाट्य शैली और ग्रीस की जो नाट्य शैली है, यवनान की जो नाट्य शैली है, उसके भी बहुत बड़े पारखी हैं। सैकड़ों लेख, प्रामाणिक लेख इन्होंने लिखे हैं, अनेक पुस्तकें लिखी है। इनके वेब पेज में बहुत सारे चीज उपलब्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ये न्यासी हैं, ना केवल न्यासी हैं, ये न्यासी हैं और बहुत ही धीर गंभीर और कला के प्रति गंभीर व्यक्तित्व हैं और हमारे गुरु हैं। तो मैं आप लोग रूबरू करवाता हूँ, करता हूँ परम श्रद्धेय प्रोफेसर भरत गुप्त को क्यों आए और आज जो हम लोग बोलते हैं कि भारतीय जीवन में परंपरा का क्या महत्व है, परंपरा के कितने आयाम हैं और खासकर जो परफॉर्मिंग ट्रेडिशंस में जो परंपरा है, उस परंपरा का क्या महत्व है, वो क्या है और उसकी क्या अवस्था है, उस पर प्रोफेसर गुप्त आज का जो लाइव लेक्चर देंगे उस पर देंगे। सर को का अभिनंदन है। जी गुरु जी। प्रणाम। आप लोगों के साथ मिलकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। तो आज का ये कार्यक्रम, प्रणाम भैया, प्रणाम, कैलाश जी प्रणाम, और लोग जी जो जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं और जो कुछ समय बाद इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और सुनेंगे, उन सबको मैं नमन करता हूं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। वो आज का विषय हमें दिया कैलाश जी ने, परंपरा और जो आज की प्रयोगात्मक कलाएं हैं या प्रयोगात्मक कलाओं के हिसाब से जो आज जिनको हम परफॉर्मिंग ट्रेडिशन कहते हैं, उनको क्या हैं, वो क्या चीज हैं, उसके बारे में मैं कुछ आपसे बात कहूंगा। तो मैं पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करता हूं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थ स्वमीश्वरम्। तो इस विषय पर चर्चा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। परंपरा और आज की जो प्रयोगात्मक कलाएं या परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इनमें कैसे परंपरा को निभाया जा रहा है और कैसे आधुनिकता का समावेश भारत में हो रहा है। तो इन इंडिया टुडे ये किस तरह से सारी घटनाएं हो रही हैं, कैसे हम परंपरा से और आधुनिकता तक और दोनों को एक साथ लेकर अपना जीवन जी रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि
भारत की जो कलाएं हैं वो कलाएं सर्वत्र लोक में हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये कलाएं भारत की दो प्रकार से बटी हुई हैं, एक जिनको हम शास्त्रीय कह देते हैं और एक जिनको हम सामान्य लोक में होने वाली कह देते हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो पर भी जो संगीत के प्रेमी हैं वो सुनते होंगे कि ये कहा जाता है कि आज ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है, भीमसेन जोशी जी शास्त्रीय शैली में ख्याल प्रस्तुत करेंगे। और फिर कहा जाता है कि अच्छा आप देखिए, आप किसी अच्छी कलाकार का एक लोक गीत सुनिए, फोक म्यूजिक सुनिए। तो ये वर्गीकरण आज हमारे यहाँ हो गया है और हम सोचते हैं कि शास्त्रीय वो है जो बहुत ऊंचा है, जो परंपरा से चला आ रहा है, जिसके ग्रंथ संस्कृत में हैं, जो उच्च वर्ग के लिए है, जिसके द्वारा आपको पद्मश्री इत्यादि, पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कार मिलते हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ अभिजात वर्ग के लिए है। और फिर दूसरा है जो सामान्य वर्ग के लिए है। अब ये जो धारणाएं हैं ये बड़ी आधुनिक है और ये जो वर्गीकरण है ये भी वास्तव में आज हो गया है। प्राचीन काल में अगर आप देखें तो जो हमारे ग्रंथ थे वो इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं करते थे। वो कहते थे कि कला या तो श्रेष्ठ कला होती है या मामूली कला होती है, भाई अपने पेट पालने के लिए लोग करते हैं, गाना बजाना, नृत्य, संगीत, नाट्य, कविता इत्यादि। और फिर कुछ होते हैं जो प्रयास करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो फेल हो जाते हैं। तो उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन श्रेणियां बनाई गई थी प्रयोग के आधार पर कि कौन कितना सिद्ध हो पाता है, कौन कितना कलात्मक हो पाता है। और कोई वर्गीकरण नहीं था और जितनी भी प्रकार की कलाएं थी उन सबको एक सम्यक दृष्टि से देखा जाता था। तो श्रेष्ठ काव्य कालिदास का हो, चाहे प्राकृत में प्राचीन काल में लिखी हुई किसी की प्राकृत भाषा की कविता हो, और क्या लोक में गाए जाने वाले संगीत हों, गाने हों, तो उन सब का एक ही स्थान था। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्राचीन काल के अंदर नाट्य में ये कहा गया था कि जब रमणीक और सुंदर गाने, गीत रखने हैं तो वो कहाँ के रखेंगे हम? तो उस समय जो बिहार, आज का बिहार है, जो मगध प्रदेश कहलाता था, तो मागधी के गीत रखे, तो वो विशेष रूप से मिठास से परिपूर्ण माने जाते थे। और ये हम जानते हैं कि मिठास की परंपरा विद्यापति में और उनसे पहले इस प्रदेश में रही है, मधुर काव्य की परंपरा रही है। तो ये बड़ी प्राचीन एक विशेषता थी इस प्रदेश की। तो वो भी अवश्य आवश्यक रूप में नाट्य में, श्रेष्ठ नाट्य में, नाटक में, जो राजा महाराजाओं के आगे, सामान्य लोगों के आगे, मंदिरों में सब जगह खेला जाता था, उन सबके लिए था। तो ये एक सोचने और देखने की बात है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो नाट्य की परंपरा है, जो नाट्य शास्त्र की परंपरा है, उसके अंदर कुछ सिद्धांत बताए गए, जो सिद्धांत हमेशा के लिए भारत की परंपरा में चलने लगे। और कैसे चलने लगे, क्या हुआ, ये चीज एक बहुत सोचने की है। अब इनके कौन से लक्षण थे जो कि परंपरा में बने, जिनको हम किसी प्रकार से परंपरा कहें, यानी कहें कि भाई ये भारत की परंपरा है, एक विशेष लक्षण देते हैं परंपरा को, ये बताएं अगर। तो देखिए, नाट्य के बारे में ये कहा गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में ये कहा गया कि
ये एक प्रकार से रंगमंच से कार्य करने की शैली है। यानी रंग से क्या होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, ये सब वो बताते हैं। तो क्या इसके एक प्राथमिक सिद्धांत इसके क्या होंगे? नाट्य है क्या, और नाट्य क्या दूसरों पर कैसा जादू कर देता है, और इसके सिद्धांतों का फिर कैसे तरह तरह से लोक में व्यवहार होता है और कितने प्रकार से व्यवहार होता है। तो नाट्यशास्त्र में पहली चीज जो एक कथा के रूप में आती है वो ये है कि एक ऐसी विद्या है जिसमें दृश्य और जिसमें श्रव्य, यानी कुछ सुनने वाली चीज और कुछ देखने वाली चीज, ये एक साथ हो। तो ये एक नई कला थी। आप देखेंगे कि आज भी जितनी कलाएं होती हैं उनमें या तो हम कुछ सुनते हैं या कुछ देखते हैं। संगीत में हम सुनेंगे, बड़े से बड़े गायक को हम केवल सुनेंगे, देखेंगे उनको बैठा हुआ। अगर रूपवती गायिका हैं या रूपवान गायक हैं तो हमें अच्छे लगेंगे, लेकिन उनको देखना कला की प्रस्तुति या कला का आनंद लेना नहीं है। जो संगीत वो प्रकट कर रहे हैं हमारे सामने, वो वास्तव में उसका प्रकटीकरण है। तो वो केवल सुनना होता है। इसी तरह से आप कोई चित्र है, आप चित्र लेंगे तो उसमें केवल देखना होता है। अब ऐसा कि जो सुनना और देखना एक साथ हो जाए, ये एक नई विद्या थी और यही नाट्य थी। तो आज भी इस विद्या का सबसे बड़ा समादर है। और इंद्र ने जब ब्रह्मा से कहा कि आप हमें ये विद्या दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ये नाट्य वेद देता हूं। और इसको नाट्य वेद इसलिए कहा कि जो चारों वेदों का मर्म है, जो चारों वेदों का ज्ञान है, वो इस विद्या में आ जाएगा। और इसमें इतिहास होगा, इसमें कहानियां होंगी, इसमें काव्य होगा, इसमें संगीत होगा, इसमें नृत्य होगा, इसमें आंगिक अभिनय होगा, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। और उन सबको देखकर लोग केवल हर्षित ही नहीं होंगे, उससे अधिक लोग जो हैं शिक्षा पाएंगे कि धार्मिक जीवन कैसे जीना है, अर्थ की प्राप्ति कैसे करनी है, अपनी अच्छी कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है, और इस लोक से ऊपर कैसे उठना है। तो चारों पुरुषार्थ भी ये आपको बताएगा। अब ये दे दिया गया, तो इसका प्रयोजन बता दिया गया कि ये होता क्यों है, ये लोक कल्याण के लिए है, ये सबके लिए, ये बता दिया गया। लेकिन इसके अवयव बताए गए कि तरह तरह से किस प्रकार से ये विद्या, मतलब ये विद्या किस प्रकार से होगी, इस विद्या का कैसे आचरण होगा, इस विद्या का कैसे हम व्यवहार करेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखिए, इस विद्या में कुछ पक्ष होंगे, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। 4 प्रकार का अभिनय होगा। यानी अंग से नृत्य किया जाएगा, अभिनय किया जाएगा, मुंह से गाया जाएगा, बोला जाएगा, और भाव को गहराई से प्रकट किया जाएगा। और कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे जिसको हम आहार्य कहेंगे। और ये सब स्टेज पर एक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष करेगा, और वो अपने इन भावों को आप तक पहुंचाएगा, जो कि आप देखने वाले प्रेक्षक हैं, जो कि आप प्रेक्षागृह में बैठे हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है कि स्टेज पे जो बात कही जा रही है, रंग पर जो बात कही जा रही है, वो प्रेक्षकों तक पहुंचानी है।
और वो बात किसकी है? वो किसी कवि की हो सकती है, जैसे कालिदास थे, बाद में फिर इतनी बड़ी कविताओं के रचयिता हुए, उनकी बात थी, या वो किसी रामायण महाभारत इत्यादि काव्य से लेकर कोई घटना हो जिसका नाटक बनाया गया हो, ये करके लोगों में पहुंचाना है। तो ये तो देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर या प्राथमिक एक परिचय है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तो आपने एक प्रकार की विधा बता दी, अब ये विधा आगे कैसे चलेगी? ये काल में बदलती हुई कैसे चलेगी? ये अलग अलग समाज के अंदर रहने वालों के लिए कैसे लाभप्रद होगी, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे कैसे? और फिर जब काल बदलेगा, जब समय बदलेगा, जब समाज बदलेगा, तो इसमें नए प्रकार की कलाएं कैसे आएंगी, और नई कलाओं के लिए नाट्य में कहाँ जगह हो, या नाट्य में से कलाएं अलग अलग निकल कर भी कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो कम से कम इसका हमको इतिहास जो मिलता है वो कम से कम 3500 साल पुराना है। नाट्यशास्त्र जो है वो 1500 वर्ष पूर्व ईसा से एक बार रचा गया था, फिर वो लुप्त हो गया, या जो उस समय रचा गया वो हमें नहीं मिलता। फिर ईसा से लगभग 500 वर्ष पहले भरत मुनि ने उसको दोबारा संकलित किया, और वो नाट्यशास्त्र है जो हमको मिलता है। तो इसमें सब प्रकार के शिल्प, सब प्रकार की परफॉर्मिंग आर्ट्स इसके अंदर हैं। देखिए, ये परफॉर्मिंग आर्ट शब्द जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट, यानी जिसमें कुछ रंग के ऊपर क्रिया की जाए, रंग मंच पर जिसमें कुछ क्रिया की जाए, वो परफॉर्मिंग आर्ट है, जहां परफॉर्मेंस हो। अब ये परफॉर्मेंस शब्द जो है अंग्रेजी का, ये कहां से आया? ये शब्द कोई बहुत पुराना नहीं है। ये शब्द लगभग समझिए 50 वर्ष पुराना है। इसके रचयिता न्यूयॉर्क के एक प्रोफेसर जो हमारे मित्र भी हैं, और कल ही उनका पत्र भी आया था हमारे पास, उनका नाम है रिचर्ड शेखनर। तो उन्होंने परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स इस प्रकार की शब्दावली की रचना की। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने भारत की कलाओं को देखकर, विशेषकर बनारस के अंदर जो रामलीला है उसको देखकर ये की। तो उसमें क्या देखा उन्होंने? उसमें उन्होंने देखा कि आंगिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य अभिनय एक अभिनेता या नट, पुरानी भाषा में नट और आज की भाषा में अभिनेता करता है स्टेज पर। तो जो स्टेज पर इतनी सारी क्रियाएं करता है उसका नाम उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे यहाँ कोई शब्द था जिसका लगभग या बिल्कुल ऐसा ही अर्थ हो? हाँ, तो था। हमारे यहाँ अर्थ था, शब्द था प्रयोग। तो हमारे यहाँ प्रयोगात्मक कला, यानी प्रयोग, और केवल उस प्राचीन काल में हम केवल उसको प्रयोग कहते थे। तो नाट्यशास्त्र में जगह जगह जब कुछ किया जाएगा रंगमंच पे, कैसे करना है, क्या क्या करना है, कितने समय करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे कपड़े पहन के करना है, तो सबके लिए जो शब्द था वो था प्रयोग। प्रयोग यानी परफॉर्मेंस। तो आपने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, एक नहीं अनेक चीजें इसके अंदर मिल गई हैं, जो कई चीजों के अवयवों से जुड़कर बना हो वो प्रयोग है। क्योंकि उसमें युक्ति है, उसमें जुड़ना है, उसमें योग है।
इसलिए ये विशिष्ट प्रकार का योग ही प्रयोग है और यहां ये नाट्य प्रयोग कहलाता है। ये स्टेज पर होता है। अब इसके इतने सारे जो अवयव हैं ये विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब हम सैद्धांतिक बात से स्थूल उदाहरणों पर आ जाते हैं। जैसे गाना है तो संवाद को, पाठ को या डायलॉग को प्राचीन काल में गाकर सुनाया जाता था। अब भी आप जो पारंपरिक नाटक देखते हैं, प्रयोगात्मक कलाएं देखते हैं, तो उसमें जो डायलॉग बोला जाता है वो ऐसे नहीं बोला जाता जैसे हम और आप ड्राइंग रूम में बैठकर कॉन्वर्सेशन करते हैं। वो एक विशिष्ट शैली में बोला जाता है। उसमें स्वर का आरोह अवरोह होता है और ये आपको देखने को मिलता है। जैसे आप कुडियाट्टम देखने जाएंगे तो वहां डायलॉग बोलेगा, तो वो बोलेगा ये शाह मारीशा, तो इस तरह से बोलेगा। तो ऐसे नहीं बोल देगा ये शाह मारीश। तो उसमें स्वर का लगाव है, उतार चढ़ाव है और साथ में अभिनय है। तो ये एक प्रकार की शैली हुई। अब ये एक प्रकार की कला हुई, ये एक प्रकार की विधा हुई। लेकिन उन सब में आंगिक होगा, सात्विक होगा, वाचिक होगा, आहार्य होगा। और फिर उसके अलग अलग रूप हम जगह जगह देंगे। कहीं ऐसा देखेंगे कि कहानी के अनुसार आंगिक बहुत होगा, नृत्य बहुत होगा। अगर कोई ऐसी कहानी है, मान लीजिए एक रोमांटिक कहानी है, स्त्री पुरुष के प्रेम की कहानी है, तो वहां कोमल भावनाओं की, नृत्य की, इन सब की गुंजाइश होती है। ये सब चीज हमको सुनने को, देखने को मिलती है। वहां ऐसा करने में अच्छा लगता है। लेकिन जहां युद्ध होगा, अगर आप राम रावण युद्ध का प्रसंग ले रहे हैं, तो वहां तो क्रोध से भरी हुई वाणी होगी। वहां नृत्य की आवश्यकता नहीं है। और अगर नृत्य होगा भी तो बड़े उद्दाम, बड़े कठोर भावों को दिखाते हुए उद्धत तांडव की तरह से नृत्य होगा। अगर उस प्रकार सुकुमार कुछ नहीं होगा तो उस शैली में किया जाएगा। और वैसा जो करना होगा उसको अगर मान लो एक स्वयं में एक स्टाइल या एक विधा बना लेंगे, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेंगे, तो वो एक अलग प्रकार का नाट्य होगा। जैसे उदाहरण देता हूं, आप सब छाऊ नृत्य के बारे में तो जानते हैं। तो छाओ के अंदर बहुत कम कथाएं होती हैं जिसमें श्रृंगार या प्रेम का वर्णन होता है, या बहुत थोड़े से समय के लिए होता है। अधिकांश कथाएं छाओ में होंगी जिसमें युद्ध होगा, जिसमें संघर्ष होगा, जिसमें देवी राक्षसों का वध करेगी, जिसमें किसी न किसी प्रकार का एक दो दलों के बीच में या दो शक्तियों के बीच में टकराव होगा। तो वहां जब ऐसा होगा तो वो कला उसी प्रकार से विकसित होगी, वो उसी प्रकार से शैली बनेगी। फिर कुछ ऐसी भी शैलियां बनेगी जिसमें विचार बहुत है, जिसके अंदर आप विचार विमर्श करते हैं, जिसमें एक्शन इतना नहीं होता। जैसे एक प्राचीन नाटक है, संस्कृत का नाटक है मुद्रा राक्षस। अब वो मुद्रा राक्षस नाटक जो है वो राजनीतिक चाल का है कि कैसे विरोधी को अपनी ओर ले आना है। पहले उसको हम परास्त करेंगे, लेकिन फिर भी हम ये दिखाएंगे कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे गुणों की सराहना करते हैं, हमको वो अच्छे लगते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो।
जिस काम में हम लगे हैं निर्माण कार्य में, उसमें तुम शामिल हो जाओ। तो इस प्रकार से उस नाटक में ये सारी कथा बनती है। तो वहां नृत्य का, कोमल भावों का, रोमांस का, श्रृंगार का कोई अवकाश नहीं है, वहां कोई संभावना नहीं है। तो उस प्रकार की क्रियाएं नहीं होंगी, उस प्रकार का आंगिक अभिनय नहीं होगा। वहां बोलना अधिक होगा, वहां वाचिक होगा, वहां डायलॉग होगा, वहां आधुनिक थिएटर की तरह से डायलॉग पर ही आधारित सब कुछ होगा। तो जब हम ये देखते हैं, इस तरह की घटनाएं देखते हैं, तो उस प्रकार की एक शैली बन जाती। अब ये जो वाचिक परंपरा है, जिसमें वचन ही प्रधान होता है, जिसमें डायलॉग ही प्रधान होता है, ये यूरोप के अंदर बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाई गई। तो शेक्सपियर और उसके बाद रासीन और बहुत सारे बड़े बड़े कई सौ वर्ष तक जो नाट्यकार हुए, उन्होंने वाचिक परंपरा, डायलॉग, संवाद परंपरा के नाट्य को उन्होंने रखा। और वो परंपरा फिर भारत आई 19वीं शताब्दी में, और हमारे शहरों में वो परंपरा चल गई। तो जब हमारे शहरों में वो आई, यूरोपियन नाटक का प्रभाव हुआ और फिर भारतीय भाषाओं में नाटक लिखे जाने लगे, तो वो यूरोपियन नाटकों के हिसाब से उनका मंचन होता था और उसी शैली में उनका प्रचार प्रसार हुआ। तो आज आप देखेंगे कि जो भारतीय नाट्य है, सारे भारत के अंदर जो नाटक खेला जा रहा है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, वो दो हिस्सों में बटी हुई। कैसे बटी हुई हैं? एक तो शहरी हैं जो, और एक जो शहर के बाहर हैं, गांव में हैं, ग्राम्य में हैं, अंचल में हैं, मंदिरों में हैं, ऐसी जगहों में हैं कि जहां हम सोचते हैं कि बड़े पारंपरिक लोग या निर्धन लोग या ग्राम के लोग रहते हैं। एक इस प्रकार की परंपराएं हैं। तो जो हमारी पारंपरिक शैलियां हैं, जैसे कुडियाट्टम हुआ, तेरुकुट्टू हुआ, भवाई हुआ, या बंगाल के बाउल का गायन हुआ, ये उत्तर भारत के शैलियां हुई, स्वांग इत्यादि। तो ये पारंपरिक नाट्य की परंपरा है जो कि शहरों में हमको नहीं मिलती। शहरों में हमें क्या मिलता है? शहरों में हमें मिलता है यूरोप का प्रभावित नाटक। क्योंकि यूरोप का नाटक जब आया 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, तो ये माना गया कि ये श्रेष्ठ नाटक है, ये आधुनिक है, ये मॉडर्न है, ये कंटेम्पररी है, ये भविष्य की ओर देखने वाला है। और जो हमारा पारंपरिक नाटक था, जिसकी परंपरा नाट्यशास्त्र से चली आ रही थी, उसको लोगों ने कहा कि अरे भाई, ये तो पुरातन पंथी है, ये आधुनिक नहीं है, ये आधुनिक जीवन का बोध इसमें नहीं है, आधुनिक जीवन की समस्याओं के बारे में ये बात नहीं करता। तो हमने इस प्रकार से नाटक या परफॉर्मिंग आर्ट्स के ही दो हिस्से कर दिए। तो एक तो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई, नृत्य इत्यादि, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब श्रेष्ठ कलाएं, और इसके साथ भी जो लोकगीत थे, जो स्त्रियां नृत्य करती हैं घरों के अंदर, उत्सवों पर जो करती हैं, जो गाने गाती हैं, शादी के मौके पर, जन्म के मौके पर, इस तरह से सारे जो हमारी संस्कृति के की अभिव्यक्तियां थी, प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स या प्रयोगात्मक कला के द्वारा, वो सब एक और हो गई और आधुनिक एक प्रकार हो गया। तो आधुनिक नाटक बना, पहले स्टेज पे बना, फिर उसी का आधार लेकर फिल्म बनी। तो इस तरह का एक भेद हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में आज बना हुआ है, और हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में कुछ आदान प्रदान हो, दोनों के बीच में कुछ चीजें लाई जाएं, लेकिन वो इतनी सरलता से नहीं आती। ये दो धाराएं लगभग अलग अलग चलती रहती हैं, इन दोनों धाराओं के कलाकार भी अलग अलग चलते रहते हैं,
इन दोनों धाराओं के प्रेक्षक भी अलग अलग चलते रहते हैं। तो ये दो धाराएं भारत में चल रही हैं। एक को आधुनिक कंटेम्पररी समसामयिक माना जाता है और दूसरी को प्राचीन माना जाता है, पारंपरिक माना जाता है। अब वास्तव में क्या है कि जो पारंपरिक है उसमें सबके लिए जगह है, उसमें बहुत बड़ी वैरायटी है। वो केवल कुछ कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से हमारे शहरों से बाहर हो गया। अब ये बाहर कैसे हुआ, इसका बड़ा स्पष्ट इतिहास है। इसका इतिहास ये है कि जब इस्लाम भारत में आया और लगभग 3/4 भारत में, उत्तर भारत में विशेष, कि उत्तर भारत में जब इस्लामिक शासन शुरू हुआ तो शहरों के अंदर नाट्य उत्सव और नाट्य की जगह लगभग खत्म हो गई, क्योंकि इस्लाम तो नाट्य को मानता नहीं है। तो इस्लामिक राजा जो थे वो संगीत के तो प्रेमी थे, नृत्य के भी चुपचाप देख लेते मौलवियों से नजर बचा के, लेकिन जो जनता में प्रेक्षागृह में एक कला नाट्य की हो सकती है, थिएटर की हो सकती है, वो नहीं हो सकती थी। तो इसलिए वो पूरी प्राचीन कला हमारी शहरों में से लुप्त हो गई और शहरों में से हटकर वो ग्राम्य में, आश्रमों में, शहर के बाहर जो मंदिर बचे थे ध्वस्त होने से उनमें, और तरह तरह से अलग प्रकार के धार्मिक स्थानों पर चली गई। तो वो सारे भारत में हुआ। और ये जो आप आज कलाएं देखते हैं, कुडियाट्टम इत्यादि, ये सारा का सारा जो शिल्प बना, जो नाट्य कला बनी, ये इस कारण से शहर के बाहर हो गई। तो फिर शहर में दोबारा जब नाट्य आया तो वो अंग्रेजों के शासन में आया। तो अंग्रेज जो थे वो, क्योंकि नाट्य को, उनकी परंपरा 300-400 साल से जीवित हो गई थी, तो इसलिए शहरों में वो परंपरा चली। तो अब इस कारण से हमारे देश में अब ये एक प्रकार की दुभांत है कि शहर के अंदर जो नाटक खेला जाता है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं, जिनका अध्ययन अध्यापन होता है, विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जाती हैं, जिनका मंचन होता है जिस प्रकार के नाटकों का, वो यूरोप की पद्धति के नाटक होते हैं। और शहर के बाहर जो सामान्य जनता देखती है और अब भी देखती है, वो पारंपरिक नाटक हैं। तो वो प्रहलाद की कथा सुनेंगे, वो गीत गोविंद की कथा सुनेंगे, वो रास लीला देखेंगे, वो रामाट्टम, कृष्णाट्टम, ये सब बाउल गीत, ये सब सुनेंगे। तो इस प्रकार से एक आधुनिक जो है वो हमारा आधुनिक यूरोपीय अधिक हो गया है। और अब आवश्यकता है कि उसको हम किसी तरह से बिल्कुल समसामयिक करें, इस भेद को हम हटाएं, और जो हमारे पारंपरिक नाट्य की परंपरा में चलने वाले शहर के बाहर की कलाएं थी, वो सब शहर में बहुत सामान्य रीति से बार बार होने लगे। लोग उनको सीखने लगे और लोग उनको खेलने लगे, और नए प्रकार के प्रयोग उसमें हों, नए प्रकार की रचनाएं उसमें हों, नए प्रकार के नाटक लिखे जाएं। तो ये जो हमारा भेद है ये समाप्त होगा और हम एक नए आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे। और इसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, और इसके लिए संभावनाएं ऐसी हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हो सकती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अब अयोध्या में श्री राम मंदिर का, रामलला के मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन हुआ है। कुछ समय बाद अगले वर्ष शिलान्यास भी होगा और मंदिर बनेगा। तो अयोध्या एक नए प्रकार की नगरी बनेगी। जब नए प्रकार की नगरी बनेगी अयोध्या, तो उसको एक ज्ञान की नगरी बनना है, उसको विद्या की नगरी बनना है, और वो सारी विद्याएं परंपरा से आएंगी। तो यहाँ जो परंपरा से विद्या आएगी
और जो नाट्य की परंपराएं आएंगी वो फिर सारे भारत से आनी चाहिए, वो केवल उत्तर प्रदेश की नहीं होनी चाहिए। और राम की कथा सारे भारत में जैसे जहां जहां खेली जाती है, पारंपरिक रूप से, आधुनिक रूप से, और भारत के बाहर भी कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में खेली जाती है, उस सबका एक श्रेष्ठ समागम अयोध्या नगरी में होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो हमारा एक अद्भुत सांस्कृतिक विकास होगा। उस अद्भुत सांस्कृतिक विकास से भारत भर में एक नई स्फूर्ति पैदा होगी, नई कला शैलियां उपजेंगी, नए प्रकार के प्रयोग होंगे, नए कलाकार कुछ नई रचनाएं करेंगे, नई निर्मितियां करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। तो हमारा जो ये यूरोप और प्राचीन यूरोपीय नाट्य परंपरा और प्राचीन नाट्य परंपरा का भेद है, ये मिट जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी। अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रश्न पूछें, तो फिर मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो जो भी लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनके प्रश्न हों, कैलाश जी आपके हों, जो भी जिन लोगों ने इसके ऊपर कुछ विचार किया हो, उनको विचार विनिमय रखना हो। अभी तो सभी लोग आपके विश्लेषण अभी तो जी सभी लोग आपके विश्लेषण से बहुत ही प्रफुल्लित हैं और यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संचालित है। लेकिन मेरे मन में एक माने वो तो आपको मैं देखता हूं तो गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए जानने के लिए टू नो कि ये परंपरा और ट्रेडिशन क्या अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? नहीं, देखिए, ट्रेडिशन तो हमने अंग्रेजी का एक शब्द चुन लिया है परंपरा को दिखाने के लिए, बताने के लिए। भारत में परंपरा शब्द का मतलब है कि जैसे जीना चढ़ते हैं ना, एक पैड़ी, फिर दूसरी पैड़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो हम किसी चीज को त्यागते नहीं हैं, हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जितना हमारा इतिहास है, जितना हमने संचित किया है, जितनी विद्याएं हमारे पास रही हैं हमेशा से, उन विद्याओं में हम कुछ नया जोड़ देते हैं। तो एक पंक्ति के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इसी तरह से जैसे सोपान में एक पैड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती है, तो परंपरा इसी तरह से होती है। परंपरा में छोड़ा कुछ नहीं जाता, परंपरा में निरंतर जोड़ा जाता है। तो ये परंपरा का अर्थ है। अब इस अर्थ को दर्शाने के लिए हम लोग भारत में अंग्रेजी का प्रयोग करते समय ट्रेडिशन कह देते हैं। विदेश में ट्रेडिशन का अर्थ कुछ और होता है। विदेश में ट्रेडिशन का अर्थ ये होता है जो एक समय में थी, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, जो एक काल में थी, उस काल की ही वो चीज थी, ऐसा वहां ये अर्थ होता है। हमारा ये होता है कि वो चीज हमेशा से चली आ रही है। अब यहाँ एक प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के सृजन के पौराणिक कारणों से अलग इतर अन्य कारण या आधार क्या रहे होंगे? किस तरह नाट्य की परंपरा रही होगी? क्या उस समय लोक परंपरा थी? ये एक प्रश्न आया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। अभिषेक देव नारायण जी पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नाट्यशास्त्र के ये नाट्यशास्त्र के शोधार्थी है, ये नाट्यशास्त्र के शोधार्थी है और he has been doing extremely wonderful job in the the theatrics and all those things. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए क्या है कि वो केवल पौराणिक कथा जो दी गई है, वो पौराणिक कथा को आप वास्तव में जो प्रयोग था उसकी दृष्टि से देखिए। केवल उसको पुराण या उसको कहानी के रूप में मत देखिए। जैसे मैं आपको उसे समझा देता हूं।
जैसे ये कहा जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, के ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से गान लिया, अथर्व से रस लिया और यजुष से अभिनय लिया। तो अब ये केवल उनका महात्मा बताने के लिए नहीं है भैया, ये वास्तव में जो प्रयोग की कला थी कि पाठ्य जो टेक्स्ट है वेद का, यानी जो आप पढ़ते हैं, जो मंत्र हैं, जो स्मृति में आपके मंत्र हैं, याद किए हुए मंत्र हैं जो आगे चलकर लिखे भी गए, लेकिन जो वेद का जो संहिता थी, जो संकलन था, तो उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो वांग्मय है मंत्र, वो है, वो पाठ्य है। तो वो पाठ्य ऋग्वेद में सबसे प्रमुख था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाट्य में डायलॉग होता है नहीं होता है, संवाद होता है नहीं होता है, उसके बिना नहीं कुछ होगा। तो इसलिए ऋग्वेद से लिया। अब ऋग्वेद से लिया नहीं, उल्टी बात है, ऋग्वेद के समय में वो व्यवहार में था, वो कला थी कि किस तरह से किसी पठनीय वांग्मय को याद रखें और कैसे उसका प्रयोग करें। तो वो वहां से उन्होंने वो अंश या वो कला ले ली। इसी तरह से यजुष में जब चारों तरफ होता जाता है, तरह तरह से हाथ हिलाता है, अलग अलग दिशाओं में देखता है, बैठता है, आहुति देता है, तो जितनी आंगिक क्रियाएं वो करता है, तो उन आंगिक क्रियाओं को वो, जिसको अंग्रेजी में स्टाइलाइज्ड कहेंगे, वो करता था, सामान्य नहीं होती थी। तो वो क्रियाओं को देखकर हुआ कि अच्छा ये भी होता है, तो वो स्वयं में एक विद्या थी। इसी तरह से गान जो था, साम गान, उसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता था। पाठ में तो केवल 3 का होता है, पावका न सरस्वती वाजी, केवल 3 स्वर होते हैं, लेकिन सामगान में तो 7 स्वर होते हैं। तो जो 7 स्वरों का प्रयोग की जो एक कला बनी, जो वेद में हो रही थी, वेद में विद्वान थी, व्यवहार में उसको ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये महात्म है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसी तरह से जो वेद के इर्द गिर्द महागीत गाए जाते थे, रोविंदक, उल्लोप्यक, छंदक इत्यादि, जिनका सब जिक्र हमको मिलता है, नाट्यशास्त्र में भी उनके नाम दिए गए हैं, उन महागीतों में नृत्य को डालकर जो भगवान शंकर ने नृत्य किए, जो नृत्य के द्वारा उन्होंने आंगिक अभिनय दिखाया, और आंगिक अभिनय में जो अलग अभिनय देवताओं का किया, जो उस समय हो रहा था, उन सारे अंशों को लेकर, उन सारी विद्याओं को लेकर नाट्य बना। तो पौराणिक नहीं है ये, इसमें नाट्य में कुछ भी पौराणिक नहीं है। नाट्य में पौराणिक भाषा में जो बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक विद्या थी। भाई नृत्य तो हो रहा था, शंकर नृत्य कर रहे थे, वो करण थे, 108 करण थे जो तंडु को उनको शिक्षा दे रखी थी, उससे अंगहार बनते थे, तो वो नृत्य की विद्या थी। उस विद्या को लेकर नाट्य में डाल दिया। आप देखिए ना कि नाट्य की जो विद्या, थिएटर की जो विद्या बनी, या कहीं भी जो संसार में बनती है, जैसे ग्रीस में कहा जाता है कि जो ट्रेजेडी त्रागदोई बनी, वो डिथिराम बोस को लेकर, यानी 2 स्टेप डांस को लेकर बनी। तो लोग पहले 2 स्टेप डांस करते थे, उस डांस में फिर उन्होंने कुछ और जोड़ा, फिर कुछ और में और इस तरह से ये सब प्रयोगात्मक चीजें। तो ये ऐसा नहीं था। अब यहाँ एक और प्रश्न देख रहा हूं मैं, मुसलमान लोग नाटक का मंचन क्यों नहीं करते थे? नहीं, वो देखिए, वो इस्लाम के अंदर एक उनकी धार्मिक आस्था है कि किसी भी चित्र का, किसी भी मूर्ति का हम अभिनय नहीं करेंगे। मूर्ति जो है वो असत्य होती है, और जो सही
ईश्वर को मानने वाला है या अल्लाह को मानने वाला है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी चित्र की ओर ध्यान नहीं देगा। तो ये सारी इस्लामिक आर्ट में, ये इस्लामिक जगत में चित्र का बनाना, मनुष्य का चित्र, मनुष्य की आकृति बनाना, ये सब हमेशा से वर्जित रहा है। तो इस वजह से वो उनके लिए अधार्मिक था। तो इसके ऊपर आप अध्ययन कर सकते हैं। अब क्यों रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, ये एक अलग विषय है। इसके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में ऐसा इसलिए नहीं था कि भारत में जो सृष्टि है, जो सृष्टि का आधार है, वो ईश्वर से भिन्न नहीं है। सृष्टि का कर्ता, सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि से अलग नहीं है। सृष्टा और सृष्टि, क्रिएटर और क्रिएशन, ये दो नहीं है। ये एक ही सत्ता के दो प्रगटीकरण हैं। तो भारत का दर्शन, जितने भी भारत के दर्शन हैं, जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव, पाशुपत इत्यादि कुछ भी हो, उन सब में यह माना गया है। तो इसीलिए हम इस शरीर को, इस देह को हम ऐसा नहीं मानते कि इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जगत जो है, ये पंचभूत जो है, वो ईश्वर में ही है। वो ईश्वर का ही एक रूप है, सामान्य भाषा में कह दें तो आभास है। तो इसलिए हम उसको दिव्य मानते हैं, इसीलिए अवतार होता है। उनके यहाँ अवतार नहीं होता, इस्लाम में अवतार नहीं है, ईसाइयों में कोई अवतार नहीं है सिवाय ईसा के। ईसा एक अवतार है, बाकी अवतार वहां नहीं हो सकता। भारत में, यूनान में अवतारवाद है कि ईश्वर जो है वो प्रकट हो जाता है, मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। ईश्वर हमारे बीच में चलता है, हमारे जैसा होता है, हमारी तरह से रोता है, खाता है, लीला करता है। तो इसलिए भारत का नाट्य जो है वो सारे विश्व में फैल गया, क्योंकि हमारे यहाँ उसके अंदर इतनी संभावनाएं हैं, दूसरी जगह संभावना नहीं है। जब ईश्वर नहीं प्रकट होगा तो विविधता कैसे होगी? तो मनुष्य को प्रकट करने के लिए, देवत्व तक मिलाने के लिए देवता को नीचे लाना पड़ता है या देवता नीचे आते हैं। तो देवताओं का नीचे आना और मनुष्य का देवत्व को प्राप्त करना, ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये भारत के दर्शन में रही हैं। इसीलिए हमारी जितनी प्रदर्शनात्मक कलाएं हैं, आजकल उनको प्रदर्शनात्मक कलाएं कह देते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स का अनुवाद करके, लेकिन उसका सही शब्द है प्रयोगात्मक कलाएं। तो प्रयोगात्मक कलाएं हैं, उनमें ये विचार सदैव है, हमेशा से रहा है कि निराकार ही साकार हो जाता है, साकार ही निराकार हो जाता है। लेकिन निराकार से साकार है, तरह तरह से साकार है। एको हम बहुश्यामः, एक मैं हूं, मैं बहुत हो जाऊं। आप समझे? तो ये सिद्धांत भारत के हर दर्शन में रहा है, संस्कृति में रहा है। इसीलिए हमारे लिए संसार एक है, कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत है, एक ही सत्ता है। तो ये दार्शनिक, अब आप ये कह रहे हैं नाट्यशास्त्र का अध्ययन वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है, क्या ये कैरियर का एक विकल्प हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कैरियर तो हर प्रकार के बन सकते हैं अगर समाज में उन चीजों का मूल्य हो। अब लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं, एक जमाने में फिल्मों में जाना अच्छा नहीं समझा जाता था, फिर अब पिछले 25-30 वर्ष से ये दौर आया कि फिल्मों में जाना एक ऐसी आपाधापी हो गई, और अब तो ये हालत है कि फिल्मों में प्रवेश करने के लिए और फिल्मों में बने रहने के लिए लोग तरह तरह के कुकर्म करते हैं। और आजकल जो कथा चल रही है टेलीविजन पर, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है।
कि उसके अंदर क्या क्या कितना घमासान युद्ध होता है, क्योंकि उसमें धन है, उसमें यश है। तो अगर हम अपनी पारंपरिक विद्याओं को मूल्यों के सहित समाज में लाएंगे, अगर हम नाटक को, फिल्म को, पेंटिंग को, म्यूजिक को, इन सब शिल्पों को हम दोबारा मूल्यवान बनाएंगे, अगर हमारी धारणाएं ये होंगी कि ये जीवन को सुंदर बनाती हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक हैं, तो फिर इसमें कैरियर भी होने लगेगा, फिर इसमें नौकरियां भी होंगी, फिर इसमें पैसा भी होगा, क्योंकि फिर इसके अंदर लोग जाएंगे जहां उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और उस समय आप देखेंगे कि नाट्यशास्त्र, जो कि एक आदि ग्रंथ रहा है जिसमें सारे सिद्धांत दिए हुए हैं प्रयोग के, उन प्रयोगों के बारे में जानकारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि फिर आप उन चीजों का दोबारा प्रयोग कर सकते, फिर आप उन प्रयोगों को दोबारा खेल सकते हैं, आप उससे नए नए साधन बना सकते। जैसे प्राचीन काल में प्रहसन लिखे जाते थे, तो प्रहसन जो थे, प्रहसन के अंदर प्रायः ये दिखाया जाता था कि बड़े दंभी गुरु हैं और बड़े दुष्ट प्रकार के काम न करने वाले शिष्य हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो वो एक व्यंग था। आप प्रहसन आज भी लिख सकते हैं, तरह तरह के विषय आज ले सकते हैं प्रहसन में बहुत कुछ नया जोड़ सकते हैं। तो नाट्यशास्त्र में जो एक पुरानी कला दी हुई है, एक विधा दी हुई है, उसका प्रयोग होता है। अब यहाँ एक प्रश्न मैं देख रहा हूं कि नाच और नाटक में क्या है ना, नहीं, एक मिनट जरा मैं चश्मा लगा के देख लूं, एक शब्द मुझको समझ नहीं आ रहा। भेद, नाच और नाटक में क्या नाच और नाटक में क्या भेद है? भेद है, हाँ, क्या भेद है? दोनों अलग अलग हैं या एक ही विधा के दो पहलू हैं? ये एक ही विधा के दो नाच और नाटक में क्या भेद है? हाँ हाँ जी जी हाँ। तो क्या होता है, नाच या नृत्य, नाच, नृत्य, ये एक ही शब्द की के रूप हैं। इसमें आह्लाद में, भाव के उद्वेग में शरीर चलता है। जब बड़ी खुशी होती है अंदर से, तो शरीर फड़कने लगता है, थिरकने लगता है। हाँ, जब भगवान शंकर बहुत खुश हुए, जब उनको बहुत प्रसन्नता हुई, तो वो नाचने लगे। ये उन्होंने कहा ना, मया पीदम स्मृतम नृत्यम सांध्य काले नृत्यतः। जब उन्होंने देखा कि दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया है, और उनको खुशी इसलिए हुई कि दक्ष ने उनकी पत्नी सती को इतना तंग किया कि सती ने आत्महत्या कर ली, तो इसलिए उनके गणों ने जब ध्वस्त कर दिया सब कुछ, तो भगवान शंकर खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्नता से नाचने लगे। तो जब हमारे अंदर आह्लाद होता है तो हम नाचते हैं, बच्चा थिरकता है, ठुमक ठुमक कर चलता है, ये स्वाभाविक है। तो ये नृत्य है। अब जब इसको, इसी शरीर के चलने को, थिरकने को, अंगों के विक्षेप को, हाव भाव को एक भाषा बना लिया जाता है ना, जैसे आपकी भाषा होती है अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि, ऐसे ही शरीर को जब एक भाषा बना लिया जाता है, तो उस भाषा के द्वारा हम कुछ कहने लगते हैं। तो हम किसी पात्र का वर्णन करते हैं, हम किसी चरित्र का खेल खेलते हैं, हम कोई अभिनय करते हैं, तो फिर वो अभिनय कहलाता है, और वो अभिनय ही नाट्य है। तो नाटक, जहां नाट्य हो, जहां एक पात्र हो, जहां एक चरित्र हो, जहां एक कहानी हो, वो नाटक हो गया। लेकिन आधार उसका क्या होता है? आधार उसका एक नट ही होता है। आज की भाषा में अभिनेता होता है, प्राचीन भाषा में नट होता है।
यानी खेल खेलने वाला होता है या होती है, तो वही अपने शरीर के द्वारा तरह तरह की क्रियाएं करती है। तो कभी वो केवल आह्लाद दिखाने के लिए नृत्य करेगी, कभी वो किसी पात्र का अभिनय करेगी। आप समझे? तो ये एक ही विद्या के अलग अलग प्रयोजन हैं। जब ऐसा कुछ करना है तो हम नाट्य करेंगे, जब आह्लाद दिखाना है, क्रोध दिखाना है, तब हम केवल नृत्य करेंगे। नृत्य तो हमेशा आह्लाद में नहीं होता, क्रोध में भी होता है। जब देवी संहार करती है, महिषासुर का मर्दन करती है, तब भी तो नृत्य करते हुए करती है ना। नृत्य की शिक्षा युद्ध में पहले बहुत दी जाती थी, क्योंकि तलवार ऐसे ही नहीं चला दी जाती थी, वो शरीर को ऐसे चलाया जाता था कि उसमें नृत्य साथ में होता था। कलात्मक नृत्य नहीं था, वो युद्धात्मक नृत्य था। लेकिन वो शरीर का विक्षेप, शरीर का संचालन इस प्रकार से था। वो सारी दुनिया में होता था, जापान में होता था, ग्रीस में होता था, भारत में होता था। वो ये सब विद्याएं नाट्य के साथ बहुत जुड़ी हुई थी, युद्ध की भी जुड़ी हुई थी कला। हाँ, और प्रश्न बताएं, और जो प्रश्न हो। गुरुजी एक प्रश्न है, गुरुजी हाँ एक प्रश्न है, गुरुजी एक प्रश्न है कि परंपरा में परिवर्तन का कितना स्थान है? नहीं, परंपरा तो निरंतर परंपरा तो निरंतर परिवर्तन से ही चलती है। वो तो बदलती रहती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहता है। आज से हमारे गुरु अगर कुछ कहते थे, बोलते थे, सोचते थे, तो जब हम दोबारा उसको करते हैं और उस हमारे गुरु के समय में और हमारे समय में 25, 30, 40 वर्ष का अंतर हो जाता है, तो काल का प्रभाव हम पर होकर एक नई भाषा बन जाती है। हमारे सिद्धांत में भी परिवर्तन हो जाते हैं। हमारे परिवर्तन नहीं होता बहुत ज्यादा तो संशोधन हो जाता है। तो परंपरा पुनर्विकास है, निरंतर पुनर्विकास है। और जो इस क्रिया को करते हैं वो जानते हैं, चाहे वो गाना गाते हो, चाहे वो पेंटिंग करते हो, चाहे वो नृत्य करते हो, चाहे वो सिनेमा करते हो, वो कहीं ना कहीं उसमें एक परिवर्तन कर देते हैं अपने वक्त को देखते हुए। और क्योंकि लोगों की रुचि भी बदल जाती है, ये जो प्रयोगात्मक कलाएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये हमेशा प्रेक्षक के ऊपर निर्भर होती। प्रेक्षक क्या चाहता है, तो प्रेक्षक थोड़ा बदल जाता है। प्रेक्षक चाहेगा कि अब ऐसा नहीं, थोड़ा सा और आप बदल दो। अब जैसे आपको उदाहरण देता हूं, 1920 या 1930 या 40 में संगीत के अंदर बहुत लंबे लंबे आलाप नहीं किए जाते थे, क्योंकि उस समय आलाप करने की गुंजाइश नहीं थी। 100-200 लोग आलाप नहीं सुन सकते थे, क्योंकि माइक्रोफोन नहीं होता था, स्पीकर नहीं होते थे। फिर सन 60 और 70 में जब माइक्रोफोन आया, जब स्पीकर्स आए, तो एक नया वातावरण पैदा हो गया। तो उसमें लोग संगीत में बड़ा लंबा लंबा देर देर तक आलाप करने लगे, चाहे सितार पे हो, चाहे गायन में हो, 1-1 घंटे का आलाप करने लगे। तो समय, टेक्नोलॉजी बदली, लोगों को एक नई प्रकार की कला दिखाने का अवकाश मिला, तो उन्होंने दिखाया, तो वो चीज आई। अब लोगों ने उसको सुन लिया 30-40 साल, तो अब फिर लोगों का दिमाग बदला, फिर और प्रभाव आए। तो इस तरह से परंपरा में निरंतर विकास होता जाता है। ये एक क्रम है। गुरुजी जी, गुरुजी, ये आज के आपके व्याख्यान का प्रभाव ये रहा कि सारे लोग मंत्रमुग्ध थे, प्रश्न एक भी नहीं था, जिज्ञासा हाँ, जिज्ञासा
नाट्य शास्त्र में कुछ प्रकार जैसे कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली ज्यादातर दक्षिण भारत के ही क्यों हैं? नहीं, देखिए दक्षिण भारत के इसलिए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि उत्तर भारत की अधिकांश प्रयोगात्मक कलाएं विनष्ट हो गई, क्योंकि इन कलाओं के जो स्थान थे, जो शहर के अंदर गोष्ठियां होती थी, जो शहर के अंदर नाट्योत्सव हुआ करते थे, जो कलात्मक नृत्य होते थे, जो शहर में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस थे, ये उत्तर भारत में सब विनष्ट हो गए। ये टोटली हजारों हजारों मंदिर जो है वो तोड़ ताड़ दिया गया। एक बहुत भयंकर काल था इस्लाम के अत्याचार का। हम लोग बात नहीं करते, वो सब सेक्युलरिज्म वेक्युलरिज्म के कारण हमने वो इतिहास का पृष्ठ जो है वो दबा दिया है और उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो सब बड़ा सीधा सा कारण है। तो जहां जहां वो अवशिष्ट रहा, दक्षिण के कुछ शहरों में रहा और दक्षिण में शहरों से भी बाहर रहा, तो इसलिए वो रहा, तो आप उसको जानते हैं, वहां वो बाकी रहा। वरना ये सब यहां भी था, ये कश्मीर में भी था भाई, इसका पूरा प्रमाण है। जब अभिनव गुप्त ने इतनी बड़ी व्याख्या लिखी है, उस व्याख्या में बताया मैं ये देख रहा हूं, मैं ये नृत्य देख रहा हूं अपने सामने, इसका नाम ये है अमुक, इसकी ऐसी क्रियाएं हैं, तो उन्होंने तो वही कश्मीर में ही देखा होगा ना, वो तो दक्षिण नहीं गए थे कभी, वो तो श्रीनगर से बाहर नहीं निकले थे। तो वो सारी विद्याएं वहां भी थी, जब वहां थी तो बीच में भी होंगी, और उनके विवरण मिलते हैं अलग अलग साहित्य में। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है और ये इतिहास है। अब ये इतिहास धीरे धीरे खुल रहा है और जो इसका तथ्य है वो सबके सामने आ रहा है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए, जो इतिहास में हुआ है उसको दोहराना नहीं चाहिए। लास्य और तांडव के बारे में एक यहाँ लिखा है, देखिए बड़ा सिंपल बात है, जो क्रिया बड़े सुकुमार और कोमल ढंग से की जाती है तो वो स्त्रियोचित होती है, तो वो लास्य होती है। जब उसको हम रुद्र रूप में करते हैं, जब उसको पौरुष के साथ, तेज के साथ करते हैं, तब उसको हम तांडव कह देते हैं। तो ये अंतर है तांडव का और लास्य का। इसलिए कहा जाता है जब शंकर नाचते हैं तो वो तांडव है, जब देवी नाचती हैं तो वो लास्य है। हाँ, तो लास्य में कोमलता होती है। तो जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, जटा कटा हसब भ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी है, तो उसी छंद में हमारे गुरु आचार्य बृहस्पति की रचना है पार्वती लास्यम। तो शशांक शेखरोज्ज्वल स्मितांशु मालिका लसत् विनोद मोद सिंधु मज्जनोत्सुका पराजिता। तो इस प्रकार से उन्होंने महेश मोहिनी करोतु मंगलम, इस तरह से उन्होंने लास्य के विषय में बताया है। तो जब वो सुंदर और कोमल हो जाता है, स्त्रियोचित हो जाता है, उसमें श्रृंगार आ जाता है, क्योंकि वो बिना स्त्रियों के नहीं आएगा, वो स्त्रैण है, वो पुरुष नहीं कर सकते, वो प्रकृति के विरुद्ध है। तो जब वो करेंगे तो वो लास्य हो जाएगा। तो अंतर ये है कि उसी चीज को जब स्त्री करती है तो वो लास्य हो जाता है, जब उसको पुरुष करता है तो वो तांडव हो जाता है।